जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में आज का टॉपिक है नदी तंत्र झील सिंचाई से जुड़ा हुआ। अगर शिक्षा क्यू चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये तीन टॉपिक तो मैंने विस्तार से पढ़ा दिए हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी क्लास कवर कर दी, इसकी भी क्लास कवर कर दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं की बहुत अच्छी क्लास मैंने कवर कर दी है। ऊर्जा की भी बहुत अच्छी क्लास कवर कर दी गई है, परिवहन की भी कवर कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। खनिज की भी कवर कर दी गई है। लेकिन हमने इन सभी क्लासों का एक तरीके से मोटा मोटा आपको कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर दिख जाएगा। अब थोड़ा हम इनको डीपली पढ़ेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नदी, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से जुड़ा हुआ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं, उनका जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। याद रखना कि किस ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। प्रदेश के जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग को समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? अपवाह तंत्र पाया जाता है। अगर हम प्रमुख नदियों की बात करते हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नदियों से बनते हैं। अगर हम बात करें गंगा नदी की, अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की एक तरीके से पवित्र धार्मिक नदी है। अगर गंगा की बात करें, गंगा को और किन नामों से जाना जाता है? सूरसारी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी। इन नामों से हम कह सकते हैं गंगा को जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है। ठीक है। और भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से ये निकलती है। याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर के जो गोमुख नामक एक जगह है, वहां से ये निकलती है। अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से बहते हुए उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो आप कहोगे बिजनौर। ठीक है। ऋषिकेश व हरिद्वार हरिद्वार से बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या करती है? ये प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी 27 जिलों से होकर बहती है। याद रखना, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश से 27 जिलों से होकर बहती है। और गंगा की अगर हम लंबाई या लंबाई की बात करें, जो 1450, ठीक है, किलोमीटर है। कितनी है? किलोमीटर लंबी है, 1450। 27 जिलों से होकर क्या है? ये निकलती है। और एक तरीके से हम कहें, गंगा जो नदी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। अब जो वाराणसी है, काशी का वाराणसी, बनारस का वाराणसी या काशी कहें, वो गंगा के बाएं तट पर स्थित है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये है, ये बाएं तट पर स्थित है। अब यमुना नदी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? यमुना नदी की बात करते हैं। जो इसका निकलने का उद्गम का जो स्थान है, ठीक है, वो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। याद रखना, हिमनद से है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश कहाँ पर होता है? तो सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी सबसे पहले प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है।
गंगा नदी एक तरीके से 20 जिलों में बहती है, ठीक है, और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर रामगंगा नदी की बात करें, इसको रत वाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौड़ी जिले के तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, जलागम क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते कितनी है, तो 696 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। और एक तरीके से ये जो नदी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। बिजनौर जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है, और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। जो रामगंगा नदी है, जिसे रतवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है, ठीक है। इसी नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है, जा नहीं रहा, बनाया गया है। अगर हम काली नदी की बात करें, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में एक शारदा नहर भी बहती है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अगर हम काली नहर की बात करें, शारदा नहर की बात करते हैं, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक काला पानी नामक स्थान है। उसी स्थान से क्या करती है, ये निकलती है, तथा गौरी गंगा मिलम हिमनद से ये क्या है, निकलती है काली नदी। अब ये काली जो नदी है, ये टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक जगह है टनकपुर, ठीक है, और टनकपुर के बाद जब ये नदी बाहर उत्तर प्रदेश की ओर आती है, ठीक है, और पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, तो टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जाना जाने लगता है। और ये शारदा नदी एक तरीके से हम कहें तो पीलीभीत जिले में क्या करती है, सबसे पहले प्रवेश करती है, ठीक है, पीलीभीत जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर के बरसारा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर ठीक है, जो यह है, यह करनाली घाघरा नदी में मिल जाती है। करनाली जो घाघरा में क्या होती है, मिल जाती है। अगर बात करें घाघरा की, जिसे करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शारदा नहर इसी में मिल जाती है, घाघरा में, ठीक है, घाघरा में मिलती है, ठीक है। अब घाघरा की बात करते, घाघरा नदी का जो उद्गम स्थान है, वो तिब्बत के पठार पर स्थित है। कहाँ पर है, तिब्बत के पठार पर स्थित है। तिब्बत के पठार पर क्या है, स्थित है। कहाँ स्थित है, क्या है, मापचा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है, हिमनद से होता है। यह नदी लखीमपुर में बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। क्वेश्चन यहाँ से ये एग्जामिनर कह सकता है कि जो घाघरा नदी है वो किसकी सीमा बनाती है, तो लखीमपुर में बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लखीमपुर में बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी का क्या नाम है, तो घाघरा नदी है, जिसे करनाली नदी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। क्या है, जाना जाता है। अब जब ये अयोध्या पहुंचती है घाघरा, तो इसे सरयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरयू। अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो सरयू के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ में, ठीक है, आजमगढ़ जिले में बात करते हैं, तो इसे तमाशा तथा देवरिया के पास इसे राप्ती नदी में मिल जाती है। ये कह सकते हैं आजमगढ़ में तमाशा तथा देवरिया के पास, ठीक है, राप्ती नदी में क्या होती है, इसमें मिल जाती है। क्या है, मिल जाती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करें, घाघरा की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1080 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। अब ये गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो घाघरा नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है। याद रखना, गंगा में मिल जाती है। अगर इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें, तो टीला, बेरी, सेठी एवं छोटी गंडक नदियां हैं।
अगर हम राप्ती नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राप्ती नदी। यह नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी, ठीक है, धौलागिरी के दक्षिण में रोकूकोट के समीप से क्या है, ये निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, राप्ती नदी, ठीक है, ठीक है, राप्ती नदी, ठीक है। अब इसकी कुल अगर लंबाई की बात करते हैं तो 640 किलोमीटर है। कितनी लंबी है ये, 640 किलोमीटर है, ठीक है। और देवरिया के पास ही ये घाघरा नदी में मिल जाती है, याद रखना, ये घाघरा में ही मिल जाती है राप्ती नदी। अगर हम गोमती नदी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गोमती नदी की बात करते हैं, ठीक है। अब गोमती नदी की अगर मोटे तौर पे बात करें तो गोमती नदी के तट पर ही लखनऊ शहर बसा हुआ है, ठीक है, लखनऊ शहर बसा हुआ है। गोमती नदी कैसी है, एक स्थलीय नदी है। अगर गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी कैसी है, एक स्थलीय नदी है। अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थान, गोमती का उद्गम स्थान का क्या है, पीलीभीत है। क्या है, पीलीभीत। जो उद्गम नदी है वो पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी की लंबाई की बात करें तो 940 किलोमीटर लंबी है। गोमती नदी 940 किलोमीटर क्या है, लंबी है। 940 किलोमीटर क्या है, लंबी है। गोमती और गंगा के संगम पर ही प्रसिद्ध मार्कंडे मार्कंडे महादेव मंदिर स्थित है, ठीक है, स्थित है। अगर चंबल की बात करें, चरमवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास माहू के निकट स्थित एक जानापावा पहाड़ी है, जनपावा पहाड़ी है, यहीं से इसका क्या है, उद्गम स्थान है, ठीक है। कौन, चंबल नदी, ठीक है। कौन सी नदी, चंबल। अब इसकी बात करते ही कितनी मीटर लंबी, तो 965 किलोमीटर ये नदी क्या है, लंबी है। कितनी है, 965 मीटर क्या है, लंबी है, ठीक है, लंबाई इसकी है। अगर हम सोन नदी की बात करते हैं, सोन नदी, ठीक है, अब सोन नदी की बात करते हैं, ठीक है। सोन बोला तो सोना सोना सोना, इसे कहा जाता है स्वर्ण नदी। किस, क्या कहा जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में क्या होती है, ये प्रवेश कर जाती, क्या कर जाती है, और प्रवेश कर जाती। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर ये क्या है, लंबी है। कितनी है, 780 किलोमीटर क्या है, लंबी है। अगर हम बात करें कर्मनासा नदी की, ठीक है, किसकी बात करें, कर्मनासा नदी, ठीक है, कर्मनासा नदी। तो जो इसका उद्गम स्थान है, ठीक है, कैमूर जिले के, ठीक है, सरोदाग स्थित कैमूर पहाड़ी से हुआ है। क्या है, कैमूर पहाड़ी से हुआ है, ठीक है, क्या है, हुआ है, ठीक है। और यही नदी क्या करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है। याद रखना, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश व बिहार, ठीक है, बिहार की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन सी, कर्मनासा नदी। तो इसलिए वहां नदी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं झील की। तो झील जल का वह स्तर होता है जो चारों तरफ से एक तरीके से स्थल से घिरी होती है, ठीक है, स्थल से क्या होती है, घिरी होती, क्या होती है, घिरी होती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति यानी स्थित जिलों की देखभाल यानी झीलों की जो देखभाल है उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा की जाती है। जो उत्तर प्रदेश में स्थित झीलें हैं इनकी देखभाल कौन करता है, तो इनकी देखभाल करता है वन विभाग द्वारा किया जाती है। किसके द्वारा की जाती है, वन विभाग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा की जाती है, ठीक, किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा की जाती है। अब झीलों से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फुलहर झील की, ठीक है, फुलहर झील, ठीक है, क्या बात करें, फुलहर झील। तो ये जो झील है, ठीक है,
झील, ठीक है, गोमती नदी का उद्गम हुआ। इस झील का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? गोमती नदी से। कहाँ से है? गोमती नदी से। कहाँ से है? गोमती नदी से इस झील का क्या है? उद्गम स्थान है। ठीक है, इसे पंगती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है। ठीक है, गोमत ताल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कीठम ताल की बात करें तो इसे, ठीक है, इसे सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सूर, ठीक है, सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि कीठम ताल को, ठीक है, रामसर स्थल की मान्यता कब मिली? तो 2020 में। याद रखना, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 89 है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। रामगढ़ ताल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? यह गोरखपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह गोरखपुर जिले में क्या है? स्थित है। ठीक है, गोरखपुर जिले में क्या है? स्थित है। अगर हम भखीरा झील की बात करते हैं, भखीरा झील, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसको 1990 में पक्षी विहार घोषित किया गया। क्वेश्चन कहेगा कि जो भखीरा झील है इसको पक्षी विहार कब घोषित किया गया? तो 1990 में। किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में क्या है? स्थित है। अगर बात करें भखीरा झील की, ठीक है, भखीरा झील को 2 फरवरी 2022 को रामसर, ठीक है, अद्र भूमि स्थल घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। अगर हम बात करें चितौड़ा झील की, किसकी बात करें? चितौड़ा झील की बात करें। किसकी बात करें? चितौड़ा झील। यह झील बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बहराइच जिले में क्या है? ये स्थित है। और इसे अष्टावक्रक झील के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है कि किस झील को अष्टावक्रक झील के नाम से जाना जाता है? तो चितौड़ा झील के को जाना जाता है। किससे? चितौड़ा झील से जाना जाता है। सुरहा ताल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? सुरहा ताल की, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। जो सुरहा ताल है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के तट पर क्या है? स्थित है। 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि 1991 में, ठीक है, ठीक है, सुरहा ताल को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछेगा सुरहा ताल को पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया? तो 1991 में घोषित किया गया। यहाँ से साइबेरिया एवं ठंडे प्रदेशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस ताल पर या किस झील पर साइबेरिया एवं ठंडे प्रदेशों से प्रवासी पक्षी आते हैं? तो सुरहा ताल। कहाँ आते हैं? सुरहा ताल। याद रखना, इसीलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है। ठीक है, पार्वती और अर्गा झील, ठीक है, अर्गा झील की बात करते हैं। कहाँ पर है? ये गोंडा जिले में स्थित है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? गोंडा जिले में सरयू नदी के तट पर क्या है? ये स्थित है। ठीक है, स्थित है। और ये मीठे पानी की एक तरीके से हम कह सकते हैं स्थानीय झील है। ठीक है, क्या है? स्थानीय झील है। पार्वती व अर्गा, ठीक है, झीलों को 1990 में पक्षी अभयारण्य स्थल घोषित किया गया। ठीक है, पार्वती और अरगाहा झील को 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 2 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 2 दिसंबर 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, सरसाई नावर झील की बात करें, ठीक है, सरसाई नावर झील की बात करें, कहाँ पर है ये?
ये इटावा जिले के सरसाई नगर में स्थित है। कहाँ पर? इटावा जिले के सरसाई नगर में स्थित एक स्थायी दलदल है। याद रखना कैसा है? स्थायी दलदल है। कैसा है? स्थायी दलदल है। कैसा है? स्थायी दलदल है। ठीक है। इसे 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। किसे? सरसाई नावर झील को। इसे 26 सितंबर 2019 को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। और बता ही दिया कितने स्थल है? 10 स्थल है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो 26 सितंबर 2019 को रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। अगर समान झील की बात करें, समान झील की बात करते हैं। ठीक है। तो यह झील राज्य के मैनपुरी जिले में गंगा नदी के बाढ़ के क्षेत्र में एक मौसमी गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील है। इसे 2 दिसंबर 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है। किसे? समान झील को। ठीक है। समान झील को। ठीक है। समान झील को कहा है मैनपुरी जिले में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक मौसमी गोखरू झील है। ठीक है। ठीक है। यह भी एक पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है। जिसे 2 दिसंबर 2019 को रामसर स्थल क्या किया गया? घोषित किया गया। अगर हम रामसर स्थल की बात करते हैं तो रामसर स्थल क्या है? एक तरीके से आर्द्रभूमि क्षेत्र है जिसे रामसर समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्षेत्र घोषित किया गया। और कब किया गया था समझौता? 1971 में। किसके साथ हुआ था? ईरान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ईरान के साथ हुआ था। किसके साथ? ईरान के साथ हुआ था। ठीक है। जिसे रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्षेत्र घोषित किया गया 1971 में। ठीक है। 2 फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। 2 फरवरी 2025 तक की बात कर रहा है तो कुल 89 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल क्या है? 2005 में जिसकी स्थापना हुई या घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? ऊपरी गंगा नदी को घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? ऊपरी गंगा नदी को घोषित किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2021 में बखीरा वन जीव अभयारण्य संत कबीर नगर में स्थित है, जो एक क्या है? रामसर स्थल है। ठीक है। रामसर स्थल है। ठीक है। इसको जून ठीक है जून 2021 में घोषित किया गया था। ये आखिरी है। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला ऊपरी गंगा नदी का क्षेत्र। एक तरीके से ऊपरी गंगा नदी है, सरसाई नावर झील है, नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में पड़ता है, सांड पक्षी विहार है ये हरदोई में पड़ता है। ठीक है। सामसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में पड़ता है, ये भी एक रामसर स्थल है। समान पक्षी विहार अभी पीछे बताया था ये मैनपुरी में पड़ता है, ये भी रामसर स्थल है। ठीक है। पार्वती आर्घा पक्षी विहार है गोंडा में, अभी पीछे बताया था, ये भी रामसर स्थल है। ठीक है। सूर सरोवर ठीक है या काठिम झील की बात करते हैं, ये भी आगरा में है, ये भी रामसर स्थल है। ठीक है। हैदरपुर ठीक है ये भी बिजनौर और मुजफ्फरनगर का मिला जुला एक रामसर स्थल है। अगर आगे बात करें सिंचाई के साधनों की, ठीक है, सिंचाई के साधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन 1-2 बना सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मानसून पे भी लोग डिपेंड रहते हैं। अब जब मानसून नहीं आता है तो लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, तो किस चीज़ से करते हैं? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई में नलकूप का जो है वो प्रथम स्थान है। याद रखना उत्तर प्रदेश नलकूप के मामले में नंबर 1 पे है। यानी उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है वो नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है। और देश में भी हम तरीके से कह सकते हैं तो नलकूप से ही सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है जो उत्तर प्रदेश में होती है, और देश में भी यही कह सकते हैं। नहरों का अगर हम बात करें तो नहरों का दूसरा स्थान है और कुएं का कैसा है? तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा नलकूप से होती है, प्रथम स्थान पर है, नहर दूसरे स्थान पर है और कुएं क्या है? कुआं हमारा तीसरे स्थान पे आ जाता है। ठीक है।
अगर हम बात करें नल सिंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, देश में उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है, याद रखना, पहला स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई हेतु पहला कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। किसने खोला था, अंग्रेजों ने खोला था। कब खोला था, 1823 में खोला था। कब खोला था, 1823 में खोला था, ठीक है, सिंचाई हेतु सहारनपुर में खोला गया था। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नहरों के पॉइंट हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं वन लाइन में। किसमें, वन लाइन में। किसमें, वन लाइन में, ठीक है, वन लाइन में। किसमें, वन लाइन में, ठीक है। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1974 में 128 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है, यह किया गया है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, रामगंगा नदी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रामगंगा नदी की बात कर रहा है। अब बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर की बात करते हैं। किसकी, पूर्वी यमुना नहर की बात करते हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर है, आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन से है, पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है, जिसकी रूपरेखा शाहजहां के शासनकाल में तैयार की, शाहजहां के शासनकाल में क्या की गई थी, तैयार की गई थी। किंतु जो इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण मुगल शासक मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, ठीक है, यानी कि 1719 से 48 के मध्य इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अगर लोकार्पण की बात करें तो इसका लोकार्पण जो हुआ था 1830 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है, किया गया था। इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो 440, ठीक है, किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है, क्या है, लंबाई है। इस नहर पर हरियाणा के निकट यमुना नहर में हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है, याद रखना। इसी नहर पर हरियाणा के निकट यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज का क्या है, निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। अगर हम शारदा नहर की बात करते हैं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर, ठीक है, ठीक है। शिलान्यास इसका कब हुआ था, 1918 में, और एक तरीके से लोकार्पण कब हुआ था, 1928 में, ठीक है, 1928 में इसका लोकार्पण किया गया था। रिहंद घाटी परियोजना की बात करें, रिहंद घाटी परियोजना, ठीक है, सोनभद्र जिले में रिहंद नदी की तंग घाटी में पिपहरी नामक स्थान पर बनाई गई है। क्या है, बनाई गई, कौन से, रिहंद घाटी परियोजना, कौन सी, रिहंद घाटी परियोजना, ठीक है। ललित बांध नहर परियोजना ललितपुर जिले में, ठीक है, शहजाद नदी पर एक बांध है। क्या है, शहजाद नदी पर क्या है, एक बांध है। अर्जुन नहर बांध बात करें महोबा जिले में, चरखारी से दक्षिण में अर्जुन नदी तट पर अर्जुन बांध बनाया गया है। राजघाट बांध की बात करें एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेताब नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। ये इसका पूछ सकता है दूसरे का राज्य का नाम। अब इस परियोजना का जो नाम है, ठीक है, इस परियोजना का जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई बांध, और यहाँ निर्मित जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय की संज्ञा दी गई है। राजघाट बांध की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे, राजघाट बांध की बात करें, किसकी, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना की बात करें, ठीक है। अच्छा, हथनी कुंड बैराज की बात करते हैं। हथनी कुंड बैराज कहाँ है, ठीक है, ये जो बना है ये 5 राज्यों के संयुक्त से बना है, याद रखना, 5 राज्यों के संयुक्त मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है, सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में हुआ था, ठीक है, 1872 में हुआ था। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद
यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार के मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच 12 मई, ठीक है, कब 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ और दिसंबर 1994 में नई हथनीकुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में क्या हुई, पूर्ण हो गई। और इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नए ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भूगर्भ जल के बारे में। जो जमीन का जल होता है यानी नीचे का जल है, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो अगर हम बात करें 1975 में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा भूगर्भ जल की स्थापना कब की गई? तो 1975 को भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? 1975 में की गई। 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई। याद रखना 2001 में क्या हुई? रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग नीति क्या कर दी गई? लागू कर दी गई, ठीक है। कब कर लागू की गई थी? हम कह सकते 2001 में क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। याद रखना कब लागू की गई थी? 2001 में। क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से उठाता है। उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर एक्ट 2019 को स्थापित किया। याद रखना ग्राउंड एक्ट, ठीक है, कब स्थापित किया गया? 2019 को स्थापित किया। किसके लिए स्थापित किया गया? भूगर्भ संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन, नियमन के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राउंड वाटर एक्ट 2019 को क्या कर दिया गया? स्थापित किया गया। क्या किया गया? स्थापित किया गया। क्या किया गया? स्थापित किया गया। राज्य भूजल संरक्षण मिशन 2017 से शुरू किया गया। याद रखना राज्य भूजल संरक्षण मिशन 2000 कब से शुरू किया गया? 2017 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 2017 से शुरू किया गया, ठीक है। अटल भूजल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई। याद रखना अटल भूजल, ठीक है, योजना 2020 से प्रारंभ हुई, ठीक है। किसकी? अटल भूजल योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।